नमस्कार दोस्तों, शिक्षा हिंदी चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने बात करी यूपीएससी को किस तरह से इसका पूर्णांक क्या रहता है और इसके प्राथमिक मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू किस तरह से पास कर रहे हैं और किस तरह से इसके नंबर दिए जाते हैं और उसमें क्या क्या विषय का कितना महत्व रहता है। लेकिन आज का जो विषय है वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के विषय से आपको इस परीक्षा को किस तरह से, इसके सफ़र को किस तरह से आनंद लेते हुए और सटीक रणनीति बनाकर इस परीक्षा को पास किया जाए उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आज हमारा जो विषय रहेगा वो ना कि सिर्फ आपकी यूपीएससी परीक्षा को ध्यान में या यूपी पीसीएस या फिर कोई भी राज्य सेवा लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर, बल्कि यह जो विषय रहेगा ये सारी परीक्षाओं तथा जीवन को आधारित लेकर रहेगा। तो सबसे पहले जो विषय रहेगा कि लक्ष्य निर्धारण से लक्ष्य प्राप्ति किस तरह से हो। इसके अलावा बात करेंगे सामान्य अध्ययन की स्ट्रेटेजी, आत्मविश्लेषण, इंटरनेट का उपयोग, सटीक रणनीति, सामूहिक परिचर्चा आवश्यक है या नहीं, समय प्रबंधन, नोट्स का निर्माण, इन सारे विषयों के बारे में आपको अच्छे से बात की जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लक्ष्य किस तरह से निर्धारण करा जाए। भारत की सर्वाधिक सिविल सेवा परीक्षा जिसमें कई सारे लोग आईएएस बनते हैं, कई लोग आईपीएस बनते हैं। इसके अलावा कई सारे राज्य लोक सेवा आयोग जिसमें एसडीएम जैसे पदों का इतना ज़्यादा महत्व है। आज के दौर पे लाखों अभ्यर्थी इसको पाने के लिए लालायित रहते हैं, जिसमें कुछ ही सफल हो पाते हैं। इसका कारण यह रहता है क्योंकि जो परीक्षार्थी यानी जो विद्यार्थी लोग रहते हैं वो इस परीक्षा में कहीं ना कहीं एक प्रत्यक्ष रूप से योगदान देखते हैं। जैसे आप समाज के विभिन्न वर्गों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं और परंतु इसमें कम सफल होने वाले और ना सफल होने वाले या फिर ऐसे लोगों का जो महत्व रहता है वो क्यों रहता है, इतना कम क्यों रहता है ना सफल होने वाले? क्योंकि कई बार अक्सर सटीक रणनीति का अभाव रहता है और जो क्रम रहता है रणनीति का वो भी बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज जिन विषयों के बारे में हम बात करेंगे, सबसे पहले लक्ष्य निर्धारण किस तरह से करें। तो रुका वही या जीता वही जो डिगा नहीं। लक्ष्य निर्धारण सबसे पहले और बहुत ही उपयोगी साधन सिद्ध हो सकता है यूपीएससी परीक्षा के लिए, क्योंकि अगर आप लक्ष्य का निर्धारण एक बार कर लेते हैं फिर आपके अंदर जो उत्साह आएगा, क्योंकि कई बार क्या रहता है कि कई कन्फ्यूजन्स के रहते हैं कि नहीं ये वाला एग्ज़ाम या कई सारी परीक्षाओं के चलते कन्फ्यूजन भी रहती है कि कौन सा परीक्षा दें या किस परीक्षा में क्या पढ़ें। तो इसलिए आपको समय समय पर परीक्षाओं के लिए बार बार पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन यूपीएससी एक नदी का वो किनारा है जिसके आपके दूसरे किनारे तक जाना ही पड़ेगा और उसको पार करके ही इसमें सफलता पाई जा सकती है, ना कि इसमें बीच में आप गोते लगाकर। तो इसलिए आपको पूरी परीक्षा को जितना सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़कर ही पास करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि किस तरह से आप इसको सबसे पहले इसकी रणनीति बनाएं और किस तरह सबसे पहले आप अपने दिमाग में चीज़ें बिठा लें कि आपको इस परीक्षा को निकालना ही है। इससे आपके अंदर जो उत्साह पैदा होगा, जो आपके अंदर धैर्य और जो आपके अंदर अथक परिश्रम और लगन प्रारंभ होगी, इससे आपकी परीक्षा वाकई में और बेहद रूप से सफल होगी। अगला जो बिंदु हम जिसके बारे में बात करेंगे वो आत्मविश्लेषण, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु। अक्सर हम समझते हैं कि किस तरह से ये आईएएस और आईपीएस सिर्फ किताबों के पढ़ने से आराम से बना जा सकता है, लेकिन नहीं है। मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं है। किताबें पढ़ने से अगर होता तो बहुत सारे लोग जो बुक्स या किताबों में अध्ययन या रुचि रखते हैं वो इस परीक्षा के लिए आसानी से सेलेक्ट हो सकते थे, लेकिन नहीं। यह एक बैलेंसिंग परीक्षा है। आपकी रुचि को ध्यान में रखकर आपको इसके लिए एक आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है कि आप इस परीक्षा में क्यों बैठना चाहते हैं। इससे क्या होगा, जब आप इस परीक्षा के लिए बिल्कुल सटीक और आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियरिटी होगी तो आप कहीं ना कहीं उस परीक्षा में नहीं बल्कि उस परीक्षार्थी या उस लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास होने के बाद वाली फीलिंग में आ जाते हैं। आपको लगता है जैसे कि आप उस अधिकारी या उस अधिकारी गण का हिस्सा हैं। आप अंदर से उस तरह से सुनियोजित हो जाते हैं। आपकी दिनचर्या, आपके बैठने का तरीका, आपकी बोलचाल, आपका रहन सहन, इस तरह से कई छोटे छोटे बदलाव जो इस परीक्षा में आपकी सफलता को तय करते हैं, जिससे आपको मोटिवेशन भी बहुत अधिक मिलता है और आपकी सफलता भी बहुत हद तक सुनिश्चित हो जाती है। अगला जो हमारा बिंदु रहेगा वो रहेगा कि सटीक रणनीति कैसे बनाएं। तो इस रणनीति में यह तभी अचूक मानी जाएगी जब विद्यार्थी सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पक्षों को उजागर करे। कई बार व्यक्ति सिर्फ सकारात्मक या नकारात्मक पक्ष
को इनमें से एक को चुनता है, लेकिन यह आपको इस परीक्षा को पार लगाने में बिल्कुल भी कामयाबी नहीं दे सकता। इसके लिए आपको सटीक रणनीति, इसके बाद में सटीक पाठ्यक्रम का चुनाव, उसके अलावा स्वमूल्यांकन, इसके जो भी परीक्षाओं के लिए क्या स्वमूल्यांकन और किस तरह से इसकी रणनीति होनी चाहिए, और इसकी अध्ययन सामग्री का चयन, उचित मार्गदर्शन, उचित स्थान, उचित समय का सदुपयोग, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम रखती हैं। क्योंकि ये परीक्षा पास करने के लिए आपको मैंने फिर से एक बार कहा कि आपको बैलेंसिंग की बहुत आवश्यकता होती है। अगर आपने अपने जीवन को बैलेंस तरह से निर्धारित कर लिया तो आपका जीवन तो सफल होगा, इसके अलावा आप अपने जीवन में जिस तरह से होना चाहेंगे आप हो सकते हैं। अगला जो हमारा बिंदु है वो है पाठ्यक्रम का अध्ययन क्या हो। तो सिविल सेवा परीक्षार्थी को इसमें अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु सर्वप्रथम इसके पाठ्यक्रम का गहन अध्ययन अभ्यर्थियों को करना अति आवश्यक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सर्वप्रथम www.upsc.gov.in की वेबसाइट पर जाके, आयोग की वेबसाइट है, प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा परीक्षा की अधिसूचना जारी होते समय पाठ्यक्रम सिविल सेवा के अनुरूप जो भी स्वरूप होता है इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस पर दी जाती है। और इसमें आपको समय और मूल्यवान जो आपका बहुत समय जो मूल्यवान धन है आपका, इसकी बहुत ज़्यादा बचत होती है। क्योंकि एक बार जब आपके दिमाग में इसके प्रति एकदम क्लियरिटी रहती है तो आप इसको अच्छे से अपनी रणनीति बनाने में सहायक ले सकते हैं। अगला हमारा जो रहेगा कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र में क्या क्या रहता है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समय की घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत और विश्व का भूगोल, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों पहलू उजागर किए जाते हैं। इसके अलावा भारतीय राज्य व्यवस्था, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास जिसको SDG जिसके रूप में हमारा आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, गरीबी समावेश विकास, जनांकिकी, सामाजिक क्षेत्र से संबंधित मुद्दे, पर्यावरण आज के समय में बहुत ज़्यादा चर्चित मुद्दा रहा है क्योंकि कई सारे आपदाएं बढ़ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो जैव विविधता, इन परीक्षाओं को ध्यान में रखकर, और कई बार अब क्या रह रहा है कि UPSC करंट अफेयर यानी समसामयिकी विषयों को ध्यान में रखकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रही है। तो अगर आप इस परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की आवश्यकता होगी। अध्ययन सामग्री का चयन कैसे करें। सिविल सेवा परीक्षार्थी तैयारी का एक महत्वपूर्ण पक्ष सामग्री का चयन है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको दिशा भ्रमक ज़रूर करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना मानसिक स्तर होता है। कोई व्यक्ति किसी को कुछ तरह से बताता है, कोई कहता है कि नहीं इसको पढ़ने से नहीं होगा, तुमको कुछ और पढ़ना चाहिए। तो पुस्तकों की भरमार है मार्केट में, कोचिंग्स की भरमार है, भ्रामक प्रचार की भरमार है, कहीं ना कहीं रुपयों को कहीं ना कहीं व्यापार तरह का बन चुका है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आपको कर देते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप NCERT से शुरुआत करें। NCERT पुस्तकें UPSC के लिए मानक मानी जाती हैं, सामान्य अध्ययन के लिए इनका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा अन्य पुस्तकों के सफल अभ्यर्थियों या उनके तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की सहायता भी ले सकते हैं आप, क्योंकि अगर आपके मन में क्लियरिटी नहीं है या आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आपके आज के समय में आप YouTube से भी कई सारे जो अभ्यर्थी हैं उनके बारे में, या उन्होंने अपने विकास के बारे में या किस तरह से उन्होंने अपनी परीक्षा की तैयारी करी उसके बारे में भी बताते हैं, तो आप वहां से मदद ले सकते हैं। सिविल सेवा परीक्षार्थी में आज जो चलन बढ़ रहा है, जैसा मैंने बताया, निरंतर समसामयिक घटनाओं का चलन बढ़ता जा रहा है। विभिन्न प्रश्न जो आज पूछे जा रहे हैं, आर्थिक हों या सामाजिक हों या राजनैतिक हों, सारे कहीं ना कहीं समसामयिक आर्टिकल से या समसामयिक विषयों से संबद्ध कर पूछे जा रहे हैं। इसमें आपका कुछ न्यूज़पेपर्स का बहुत अहम रोल है, जैसे द हिंदू अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए तथा दैनिक जागरण, इस तरह से जो न्यूज़पेपर हैं वो बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा अगला जो हमारा बिंदु रहेगा वो रहेगा इंटरनेट की उपयोगिता। वर्तमान में परीक्षा के अंतर्गत किए जा रहे गुणात्मक और मात्रात्मक सुधारों को देखते हुए अभ्यर्थियों के लिए परंपरागत पुस्तकों के से ज़्यादा होने की आवश्यकता है, क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ रहा है और इसके लिए आपको अच्छे से जानकारी के लिए इंटरनेट की उपयोगिता बहुत ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन इसके चलते भी अगर आप देखते हैं कि कई जगह आप भटक जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, कुछ कोचिंग्स का प्रचार या कोई भी प्रचार देखकर अगर आप उसमें भटकते हुए अंदर चले जाते हैं, फिर आप अगर 1-2 घंटा इसमें दे देते हैं तो इंटरनेट का उपयोग की बजाय आप इसका दुरुपयोग करेंगे। इसलिए आपको इंटरनेट की उपयोगिता के बारे में समझना चाहिए और इसके उपयोग संसाधनों के नोट्स के बारे में किस तरह इसका उपयोग करें, नोट्स बनाकर किस तरह से टेस्ट सीरीज से इसका इस्तेमाल करें, इसके बारे में सटीक रणनीति करें तथा इंटरनेट के तथ्यों के प्रति सजगता तथा अनावश्यक भटकाव से बचने की आवश्यक है। अब अगला जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा कि दैनिक अध्ययन रणनीति क्या हो।
अध्ययन के एक रास्ता से बचने का प्रयास करना चाहिए। एक दिन में 2 या 3 विषय पढ़ने पर एक रास्ता उत्पन्न नहीं होगी। अगर आप किसी विषय को सिर्फ एक विषय को पकड़ लेते हैं, पूरा दिन पढ़ते हैं, फिर अगले दिन पढ़ते हैं, आप सोचते हैं कि ये खत्म नहीं होगा तब तक पढ़ें, तो कहीं ना कहीं आप बोर हो जाते हैं और आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। फिर आप चीज़ें पढ़ तो लेते हैं लेकिन आपके दिमाग में वो चीज़ें नहीं जाती। इसके लिए आवश्यक है कि आप क्रमवार विषयों को अपने टाइम टेबल सुनिश्चित करें और उसमें देखें कि क्रमवार विषयों को रखें, यानी आप सभी विषयों को ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 विषयों को एक दिन में थोड़ा थोड़ा पढ़ने का प्रयास करें। तो इससे आपको बोरियत नहीं होगी और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आप धीरे धीरे इसमें विकास भी करेंगे। नोट्स का निर्माण कैसे करें? नोट्स का निर्माण इस परीक्षा में अगला बिंदु है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि नोट्स से ही आप रिवीजन कर पाएंगे। परीक्षा में पूछे, अब किस तरह से इसका करें? तो परीक्षा में पूछे जा रहे आधार प्रश्नों को बनाकर या फिर परीक्षा की प्रकृति को समझकर, और इसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को अपने हाथों में लें, उसको सॉल्व करें और इसको समझने की कोशिश करें कि परीक्षा का पैटर्न क्या है, वह क्या पूछा जा रहा है। पाठ्यक्रम के सभी महत्वपूर्ण पक्षों पर, तथ्यों पर संकल्पनाओं सहित नोट्स तैयार करें। नोट्स ऐसे होने चाहिए जो परीक्षा के समय में दोहराएं और आपको बहुत ज़्यादा लेंदी ना लगे। वो कहीं ना कहीं एक लघु नोट्स के रूप में होने चाहिए। नोट्स तैयार करते समय आवश्यक ग्राफ अथवा फ्लो चार्ट बनाएं और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक और युक्तियुक्त भी लगेगा। उसके अलावा नोट्स बनाने के उपरांत उसमें समय समय पर अपडेट भी करें ताकि पुरानी चीज़ों को फिर से आप उसमें अपडेट करके उसमें सुधार ला सकें, ताकि आप किसी भी चीज़ से अछूते ना रहें। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है सामूहिक परिचर्चा। कई बार प्रश्न आता है कि क्या सामूहिक परिचर्चा का विशेष महत्व है? हाँ, इसका महत्व है, लेकिन विशेष है यह कहना बहुत ही कम होगा, क्योंकि अब ऐसे परीक्षार्थी भी हैं जो घर में रहकर बिना किसी से मिले हुए भी इस परीक्षा मतलब ज़्यादातर लोगों से घुले मिले होकर भी इस परीक्षा को पास करते हैं। तो इसके लिए सामूहिक परिचर्चा करना बहुत आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर विषय की क्लियरिटी चाहते हैं, अगर आप चर्चा करते हैं तो आप कहीं ना कहीं इस विषय के बारे में क्लियर हो जाते हैं। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो सामने वाला कुछ अपने विषय अपने बिंदु रखता है, उसको नहीं पता है, तो इस तरह से आप उसकी कई सारे आयामों को एक चर्चा में कवर कर देते हैं। लेकिन आपको इसके बारे में यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो दें। कई बार क्या रह जाता है कि पूर्वाग्रह के चलते कई बार ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि आप लोग टॉपिक से भटक जाते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल ना करें कि टॉपिक से बिल्कुल ना भटकें, पूर्वाग्रह या ऐसा कुछ भी ना करें। जिस टॉपिक को आप जिसमें सामूहिक परिचर्चा करनी हो उसको पहले से तैयार कर लें, उसको पहले से निर्धारित करें और उसको पढ़कर ही उसके बारे में चर्चा करें। अगला लास्ट और महत्वपूर्ण जो विषय है वो है समय प्रबंधन का विशेष महत्व। समय प्रबंधन सिविल सेवा से परीक्षा से संबंधित विभिन्न चुनौतियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर समय का विभाजन करना अपेक्षित है। परीक्षा के विस्तृत एवं गूढ़ पाठ्यक्रम को दृष्टिगत करते हुए देखें तो अभ्यर्थियों को सबसे पहले अपनी समय अवधि निश्चित रूप से करीब 8 से 10 घंटे शुरुआती दौर में निश्चित करनी होगी, अगर आप 1 साल की रणनीति बनाकर चलते हैं। विगत वर्षों के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके क्रमवार आप उसको किस तरह से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में आप उसकी रूपरेखा तय कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल विभिन्न विषयों में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या एवं संबंधित टॉपिक्स या दिनों पर आधारित एक योजना बनानी चाहिए। विभिन्न विषयों पर एक परीक्षा की आवश्यकता के अनुसार कुछ निश्चित महीनों में विभाजित करना उपयोगी होता है। जिस तरह क्या करते हैं कि कई बार अगर आप महीने की परीक्षा को यानी पूरे महीने की जो आपकी रणनीति है अगर आपको क्रम में तोड़ते हैं तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप फिर अपने छोटे छोटे लक्ष्य को बनाकर यानी जिस तरह बूंद बूंद बनाकर बड़ा समुद्र भरता है तो उस तरह से आप इसका क्रम निर्धारित करके यानी छोटी छोटी चीज़ों को कवर करके बड़ी चीज़ों को बना सकते हैं। इसके अलावा जो अगला महत्वपूर्ण इस पर ही बात करेंगे वो है कि इसमें संबंधित तथ्यों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि परीक्षा के विषयों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है कि क्या परीक्षा में जो परीक्षा का आने वाले विगत 4-5 प्रश्न सालों से जो पैटर्न रहा है वो किस तरह का रहा है, किस तरह से किन विषयों से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या बहुआयामी प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से उनकी गहराइयों को ध्यान में रखते हुए और समसामयिक घटनाओं को जोड़ते हुए किस तरह से हम इस परीक्षा को पास करें। इन चीज़ों को हर समय ध्यान में रखना चाहिए। या एक हिसाब से कह सकते हैं कि यह जागरूकता की परीक्षा है। अगर आप अपने आसपास के माहौल अपने परीक्षा के प्रति पूरी तरह से जागरूक हैं तो आप इस परीक्षा को बहुत आसानी से पास कर सकते हैं।
तो इसके अलावा यही मेरी पूरी जो बात थी ये आपसे थी। अगर आप बताइएगा कमेंट में ये आपको कैसी लगी, और इसके अगले जो बिंदु पे बताएंगे मैं यूपीएससी को एनालिसिस करके बताऊंगा कि आने वाले 3 सालों में 2017 2000 पीछे विगत वर्षों में 2017 18 19 में किन प्रश्नों का क्या क्रम रहा और किन प्रश्नों की ज़्यादा महत्व रहा। तो इन सबको एनालिसिस करके बताएंगे, तो इससे आपका एक दिमाग क्लियर होगा। एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च करके मैं आपको बताऊंगा, और आप इसके बारे में देखिएगा और उसके बाद में उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आपका बात करने के लिए इस पर बहुत बहुत धन्यवाद।